नमस्कार। कर्नाटक इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी का भारी भरकम चुनाव प्रचार, जिसमें उनके कई रोड शोज़ और जनसभाएं शामिल थीं, उसे करने के बाद भी नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनाव जीत नहीं पाए, वह हार गए। अगर इन रोड शोज़ और जनसभाओं की मोटे तौर पर एक गिनती की जाए तो कह सकते हैं कि इनकी गिनती कुल मिलाकर 20 से ऊपर होगी या 20 के आसपास होगी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, जो कि जाहिर सी बात है, जनता का ही पैसा होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सिक्योरिटी सर्विसेज का खर्चा, उनके स्वागत में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला खर्चा, मेन स्ट्रीम पर किया जाने वाला खर्चा और तमाम और तरह के खर्चे शामिल होते हैं, जो अरबों रुपए में इस बार हुए होंगे। जिससे इस खर्चे को करने के बाद में इसका एक मकसद होता है, इससे एक हवा बनाई जाती है और इसका असर मानसिक रूप से पड़ता भी है, ताकि दूसरी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको इम्प्रेस किया जा सके। इस तरह की रैलीज़ और जनसभाएं और रोड शोज़ भी सिर्फ नरेंद्र मोदी ने नहीं किए अकेले, बल्कि अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी ये रोड शोज़ वगैरह किए। अब अगर इन लोगों के प्रोग्राम्स को भी मिला दिया जाए जो कि कर्नाटक में हुए, तो ये सब गिनती के हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ तो लगभग 35 या 40 के ऊपर हो सकते हैं या उनके आसपास हो सकते हैं। अब आप लगाते रहिए ये अंदाज़ा कि कितना पैसा इसमें खर्च हुआ होगा या पानी की तरह इसको बहाया गया होगा। लेकिन ये सब नरेंद्र मोदी को फिर भी कर्नाटक में चुनाव नहीं जिता पाया। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या कमी रह गई नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो इतना सब करने के बाद भी कर्नाटक के लोगों को और दूसरे राज्यों की तरह अट्रैक्ट यानी आकर्षित नहीं कर पाए? इसे समझने की ज़रूरत है। चलिए, तो देखिए, कर्नाटक में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ये सब जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और वेल्दी लोग हैं, यानी कि समृद्ध लोग हैं। पैसे वगैरह अच्छे उन लोगों के पास होते हैं, समृद्ध उसी को कहा जाता है, यानी कि वेल्दी हैं। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि टैक्स पेयर यानी जनता का पैसा क्या होता है। वो चीज़ों को बारीकी से पढ़ना, लिखना और उसे समझना जानते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि कौन सी पार्टी उनके फ्यूचर के लिए ठीक रहेगी। वो नहीं चाहते किसी भी तरह का रिस्क लेना। वो देख रहे हैं कि किस स्टेट में किसकी सरकार में दंगा हो रहा है या दंगे हो रहे हैं, और किसकी सरकार में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये सब वो नहीं चाहते। यानी ना तो वो दंगा चाहते हैं, ना ही वो अतीक अहमद जैसा जो प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ था वो चाहते हैं, और ना ही वो पैसे की बर्बादी चाहते हैं। और यही गलती नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं ने इस कर्नाटक के चुनाव में कर दी। उन्होंने पैसा भी बहाया पानी की तरह, उन्होंने दंगे भी होने की बात कही, और इसके अलावा बहुत सारे विवादित बयान भी दिए। और ये सब तो इस इलेक्शन में हुआ है। इससे पहले एक बड़ा विवाद जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो उनका पूरा का पूरा साल जो है बर्बाद हो गया था। काफ़ी तनाव का माहौल खड़ा हो गया था। और वो जो वजह थी, जो वो विवाद था, वो हिजाब का विवाद था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा माहौल वहाँ का ख़राब हुआ और वहाँ के लोग इनसिक्योर फील करने लगे, क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब करते हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है या हमारा पढ़ना ख़राब हो सकता है और हमारी जॉब्स को ख़तरा हो रहा है या हो सकता है, तो उन्होंने अपने आप को पहले सिक्योर किया या सिक्योर करना ठीक समझा। और ये सब हिजाब तक सीमित नहीं था। अगर वहाँ तक भी सीमित रहता, जो पिछले साल हुआ था, उसका मामला हल्के हल्के ठंडा होना शुरू हो गया था, तो भी ठीक था। बहुत हद तक उस चीज़ को लोग भूल गए थे और भूल जाते हैं धीरे धीरे। यहाँ इंडिया में ऐसा ही होता है।
अब उस स्टेट के लोग ना भूलें उस चीज़ को, क्योंकि पूरे के पूरे साल बर्बाद हुए थे वहाँ के स्टूडेंट्स के, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक वहाँ के लोग इस बात को भूल चुके थे। लेकिन इन चुनाव में केरला स्टोरी का आना, जिसमें मुस्लिम्स को इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा था इंडिया में, और मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि कर्नाटका में, केरला में, तमिल में और महाराष्ट्र वगैरह में हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी या बाकी जितने भी लोग हैं, वो एक आईटी हब है, वहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप तमाम जो मीडिया पे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो इसमें मुस्लिम्स को इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा था इंडिया में इस केरला स्टोरी के माध्यम से। उसकी तारीफ़, उस मूवी की तारीफ़, केरला स्टोरी जो मूवी है उसकी तारीफ़ खुद मोदी द्वारा जनसभाओं में की जा रही थी। अमित शाह का ये कहना कि अगर कांग्रेस जीत गई तो यहाँ दंगे हो सकते हैं या दंगे होंगे, इस तरह के वगैरह वगैरह बयान उन्होंने दिए। इन सब चीज़ों ने कर्नाटका के लोगों को वही हिजाब वाला विवाद याद दिला दिया, जिसको देखते हुए उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब है जो करना क्या है, इस इलेक्शन में किसको चुनना है। इसके अलावा एक और बड़ी घटना कर्नाटका में हुई, जो साबित करती है कि कर्नाटका के लोग कितनी अच्छी समझ बिजनेस सेक्टर में भी रखते हैं। और आप लोग हैरत करेंगे कि ये लोग फार्मर्स हैं। असल में मुद्दा ये है, और ये था, ये मुद्दा जो था दूध उत्पादक, तो जो दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अमूल बटर हुआ या उनके पैकेट्स वगैरह हुए, जो गुजरात में जिनकी फर्म है जो पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं, तो उस सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये फर्म था, जो फार्मर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है नंदिनी। ये कंपनी अमूल की तरह अपने कुछ उत्पादन बनाती है, और इस इंडस्ट्री से कर्नाटक पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये बात कर्नाटका के लोगों को परेशान करने लगी, क्योंकि इस नंदिनी में काम करने वाले लोकल लोगों व काम करने वाले लोगों को ख़तरा महसूस होने लगा अपनी नौकरी का, अपनी नौकरी जाने का, कि कहीं उनकी नौकरी इससे चली ना जाए। बस यही सिलसिलेवार होती हुई घटनाओं ने कर्नाटका के जो लोग हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वहाँ वो लोग हर चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ उनकी समझदारी का। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला और सबसे जो रेप्यूटेटेड न्यूज़पेपर है और जो न्यूज़ पोर्टल है वो है द हिंदू। ये उसी क्षेत्र से रिलीज़ होता है और ये वहीं का है। और इस ख़ासतौर इस स्टेट में, ये कर्नाटका में आईटी हब है, और पूरी इंडिया से वहाँ बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं और बाकी और लोग भी जाते हैं। ये सब कुछ आपको पता होगा। आप कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे लोगों के, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ का चाहे ट्रक ड्राइवर हो या कोई और हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे स्टेट के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसा नहीं। इसका थोड़ा सा मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपने ये बात क्यों कही, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात से कहीं ऑफेंड मत हो जाइएगा कि मैं दूसरे किसी स्टेट के लोगों की बुराई कर रहा हूँ या उनको कम पढ़ा लिखा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसकी वजह कुछ और है कि वहाँ आईटी हब क्यों बना। ये एक पुरानी बात से चली आ रही है, जो अभी हाल फिलहाल से नहीं हुआ है ये। इसके लिए आपको कम से कम 50 से 60 साल पीछे जाना पड़ेगा। अगर कोई इस बात पर कोई मेरी बात पर बुरा मानता है या कमेंट मुझे बताता है या मुझसे पूछना चाहता है कि आप मुझे समझाइए कि आपने ये बात क्यों कही, ये बात तो मैंने सबूत में दे दी कि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। अगर फिर भी किसी को एतराज़ है उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कर्नाटका के जब लोगों के सामने ये सारी बातें आई कि केरला स्टोरी का मुद्दा आया, कभी हिजाब का मुद्दा आ रहा था, कभी बजरंगबली का मुद्दा आ रहा था, कभी किसी चीज़ और चीज़ का मुद्दा आ रहा था। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं
उनका ये कहना कि यहाँ दंगे हो सकते हैं अगर कांग्रेस आई, जबकि वो होम मिनिस्टर हैं। और इसी दौरान कर्नाटका के पीरियड के दौरान मणिपुर में तमाम हिंसक झड़पें हुई हैं बुरी तरीके से, वो इन्होंने भी देखी। तो इन्होंने डीपली उस चीज़ को एनालाइज करा। कर्नाटका में ऐसा नहीं है कि और स्टेट्स की तरह, जैसा मैंने आपसे कहा कि वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन और स्टेट्स के मुकाबले कम हैं। और वो लोग उन्हें गिनाते भी हैं, ये कहते भी हैं कि यहाँ भी रोड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और दूसरी तरीके की प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कांग्रेस को मैंडेट देना चाहिए या यही सही रहेगा, क्योंकि कम से कम जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो कम नहीं होती हैं तो कम से कम बढ़ेंगे तो नहीं। क्योंकि देखिए, ये हर आदमी जानता है इस चीज़ को कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ और आप भी जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व की बात करती है। जैसे उन्होंने केरला स्टोरी में एक मूवी से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ दिया, या आईसिस से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ दिया, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ये कहती है कि हम उसको कंडेम करते हैं, आईसिस की उस बात को, आईसिस के उन कामों को, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। खुलकर आदमी इसलिए नहीं बोल पाता, जैसे बजरंग दल हुआ। अगर मैं यहाँ बैठकर खुलकर उनकी मुखालफत करना शुरू कर दूँ तो हो सकता है कि 10-5 लोग, 50 लोग, 100 लोग मेरे घर पे ही आ जाएं और मुझसे लड़ना शुरू कर दें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आईसिस इंडिया में है। आईसिस तो वहाँ सीरिया में है, इराक़ में है, अफ़गानिस्तान की तरफ है, मिडिल ईस्ट की तरफ। लेकिन उनकी जो स्लीपिंग सेल्स हैं, जैसे इस लड़की के साथ हुआ, अगर इस मूवी में जो एक लड़की बताई जा रही है कि एक लड़की के साथ में ऐसा हुआ, तो ये सारा काम सिक्योरिटी एजेंसीज़ का है, इंटेलिजेंस का था। वो कहाँ थी? सेंट्रल गवर्नमेंट का था। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का क्या कसूर है इसमें, जो आप उनको इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में उनको टारगेट कर रहे थे? और वो लोग मूवी देखकर आ रहे थे केरला स्टोरी, और उसके बाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे। आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं गोरक्षक वगैरह के, जिसमें लिंच कर दिया गया है लोगों को बिना किसी सबूत के कि ये व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से। कुछ एक वीडियोस मैंने भी डाले हैं, आप पीछे के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। नसीब कुरैशी का वीडियो था, एक वीडियो मोनू मानेसर का था, जो राजस्थान के जिन 2 लड़कों को उसने ख़त्म कर दिया था। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए वो लोग ये नहीं चाहते हैं। वहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं, वेल्दी भी हैं। एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ आपके, और एक समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई से आपको पूना जाना है, या मैं ये कहता हूँ कि आपको मुंबई से न्यू दिल्ली जाना है, फ़्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसे ही जाना है, मतलब एक घूमने के हिसाब से, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी, कोई फ़िक्र नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपके पास पैसों से भरा हुआ, एक कैश से भरा हुआ एक बड़ा बैग हो और फिर आप जाएं, तो आपको अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। और वो यहाँ पर ये बात को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, जो आपको समझाता हूँ। ये जॉब इन लोगों की, और ये जो वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, और जो लोग मिल के रहते हैं, यही उनका कैश है। इसी से वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप खुद बताइए कि बेंगलोर के अलावा या उस एरिया के अलावा, साउथ के अलावा, उस एरिया में कितने आईटी हब वगैरह हैं, या कितना हाईटेक और कोई सिटी है। सारे बच्चे या और दूसरे लोग वहीं जाते हैं। तो कोई भी आदमी अपनी फ्यूचर को बर्बाद करता हुआ नहीं देखेगा। उनके पास इसी से पैसा आता है और यही उनका तरीका है। आपने नंदिनी खोलने की बात कही, वहाँ पे अमूल की फर्म खोलने की आपने बात की, जबकि ऑलरेडी एक फर्म वहाँ पे है। जब दूसरी कंपनी आएगी, जब दूसरी फर्म आएगी, तो वहाँ पर कंपटीशन होगा, और वहाँ काम कर रहे लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। और ये फिर उसको भी छोड़िए,
ये जो झगड़े वाली बातें हैं जो पूरे इंडिया में सब लोग देख रहे हैं, चाहे बजरंग दल से रिलेटेड हो, चाहे बीएचपी से रिलेटेड हो, चाहे आरएसएस से रिलेटेड हो, चाहे बीजेपी से रिलेटेड हो, उनके नेताओं से रिलेटेड हो, वो सब देख रहे हैं। मैंने कुछ बात अपनी तरफ से नहीं जोड़ी इसके अंदर। आप गूगल करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, ट्विटर हैंडल पर सर्च करिए अपने, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने वो सब आपके सामने रखा जो साफ है। और इसमें इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि नरेंद्र मोदी यहाँ इस इलेक्शन में क्यों हारे। वो यूँ हारे क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को ही क्यों चुना उन्होंने। नंबर 1, दूसरी कोई और पार्टी नहीं थी। नंबर 2, कांग्रेस ने, कमाल की बात यह है कि कोई भी इस तरीके का जो विवादित बयान है वो नहीं दिया। उन्होंने सीधे मुद्दे की बात की, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने जॉब्स की बात की, उन्होंने काम की बात की, और उन्होंने इस तरीके का कोई भी बयानबाजी उन्होंने नहीं की। चाहे वो राहुल गांधी थे, चाहे वो प्रियंका गांधी थी, चाहे वो उनकी मदर सोनिया गांधी थी। तो ये सारी बातें मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई। और मैंने एक ट्वीट भी कर रहा था इलेक्शन से एक दिन पहले, जब पोलिंग का दिन था 10 तारीख को, तो मैंने एक ट्वीट कर रहा था। मैंने उसमें बोला था कि आप सब लोग सोच समझ के वोट करिएगा। मैंने किसी का पार्टी का नाम नहीं लिया था। सोच समझ के वोट कीजिएगा, अपना फ्यूचर देखिएगा, अपने बच्चों का फ्यूचर देखिएगा, सोचिएगा उसके बारे में थोड़ा सा। आपका वोट आपके खिलाफ जा ही नहीं सकता। आप ये मत सोच के दीजिएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है वोट अपना। आप ये सोच कर दीजिएगा कि मुझे अपने आप को वोट देना है, तो आप अपने ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो एक छोटा सा मेरा ये वीडियो था। आज ये वीडियो न्यूज़ से रिलेटेड नहीं था। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिन से कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही। जैसे मैं अपलोड वगैरह करता हूँ, कहीं हादसे होते हैं, कुछ होता है, तो मैं आप लोगों को सतर्क करता हूँ। मेरा यही मकसद है, यही मेरा न्यूज़ चैनल है। मैं बेकार की बातें आप लोगों से नहीं करना चाहता। आज कर्नाटका का जो रिज़ल्ट था वो आया था, तो ये मैंने आपके सामने एक वीडियो रखा। बाकी मैं न्यूज़ से ही रिलेटेड वीडियो रखता हूँ। कोई बड़ी घटना जहाँ पर होती है तो वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसलिए मैं 2-3 दिन से नहीं बना पा रहा हूँ कोई वीडियो, क्योंकि ऐसी कोई ख़बर कहीं से भी नहीं आ रही है। छुटपुट घटनाएँ हुई थी, वो आप लोगों को पता चली गई होंगी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना लास्ट वीडियो के बाद में अभी तक मेरे सामने नहीं हुई है और नहीं आई है सामने, इसलिए मैंने नहीं रखी। तो इस पूरे वीडियो पर, मेरी इस टिप्पणी पर आपको अगर कोई अपना कमेंट देना हो या आपको अपनी बात रखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, छोटा सा ही एनालिटिक वीडियो था मेरा, मैंने जो अपना पर्सनली सोचा था वो मैंने आपके सामने रखा, तो आप चाहें तो उसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इस तरह की एनालिटिक वीडियो बहुत कम ही से अपलोड करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। मैं न्यूज़ से रिलेटेड ही करता हूँ, जो बड़ी न्यूज़ होती है वो आप तक पहुँचाता हूँ, तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। इसलिए आप अगर चाहें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है इंस्टेंटली आपको मिल जाए। तो मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा किसी और वीडियो में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।